सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो दुनिया की 1/4 इकोनॉमी पर राज करता था। आखिर कैसे? आज हम मुगल सल्तनत की इसी जबरदस्त मशीन के राज खोलने वाले हैं। जानेंगे कि वो कौन सी तरकीबें थी जिन्होंने सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर उनकी हुकूमत कायम रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। 24.5%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये मुगल साम्राज्य की उस बेहिसाब ताकत का सबूत है, उसकी एक झलक है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पूरी दुनिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का लगभग 1/4 हिस्सा। जरा आज के ज़माने में सोच कर देखिए, क्या कोई एक देश इतना बड़ा इकोनॉमिक दबदबा रख सकता है? मतलब ये वो स्केल था जिस पर मुगल ऑपरेट कर रहे थे, और इसी वजह से वो उस वक्त के, कह सकते हैं, अनडिस्प्यूटेड इकोनॉमिक सुपर पावर थे। तो फिर सवाल वही है, आखिर उन्होंने ये किया कैसे? क्या थी वो तरकीबें, वो सीक्रेट्स जो उनकी कामयाबी के पीछे थे? आज हम उन्हीं रणनीतियों की परतें खोलेंगे। वो रणनीतियां जिन्होंने इस विशाल साम्राज्य को बनाया, इसे चलाया और हां, आखिर में इसके पतन की वजह भी बनी। कहते हैं, हर बड़े साम्राज्य की कहानी तलवार और आग से लिखी जाती है, और मुगलों की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। इसकी शुरुआत हुई जंग के मैदान में, जहां तलवारों की खनक और तोपों की गूंज के बीच एक नए दौर की, एक नए साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि 300 साल से भी ज्यादा लंबी एक महागाथा थी। ये शुरू हुई बाबर की उस दिलेर जीत से, फिर गुजरी अकबर के सुनहरे दौर से, और इसका अंत हुआ ब्रिटिश राज के आने के साथ। तो पहली और सबसे अहम तरकीब वो थी मिलिट्री पावर, यानी फौजी ताकत। ऑटोमन और सफाविद साम्राज्यों से टेक्नोलॉजी लेकर मुगलों ने एक गन पाउडर एम्पायर खड़ा कर दिया। उनकी तोपें मैदान जंग में आग उगलती थीं, उनकी बंदूकें दुश्मनों के दिलों में खौफ भर देती थीं, और इसी टेक्नोलॉजी के दम पर उन्होंने एक बहुत बड़े इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा, अब आते हैं उनकी दूसरी तरकीब पर, और वो थी एक हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से केंद्र से चलता था। इसे आप एक बड़े से मकड़ी के जाले की तरह समझिए, जिसके सेंटर में बादशाह बैठा है और हर धागा, हर सूबेदार सीधा उससे जुड़ा है। अकबर का बनाया ये सिस्टम इतना कारगर था कि दिल्ली में बैठकर पूरे साम्राज्य पर सीधा कंट्रोल रखा जा सकता था। और फिर आती है उनकी तीसरी और शायद सबसे बड़ी इकोनॉमिक तरकीब, जब्त सिस्टम। देखिए, ये सिर्फ एक टैक्स वसूलने का तरीका नहीं था, ये तो पूरे एम्पायर की आर्थिक लाइफलाइन थी। इसने ना सिर्फ शाही खजाने को हमेशा भरा रखा, बल्कि पूरे देश को चांदी की एक करेंसी में पिरो दिया, और इसका नतीजा, ट्रेड और कॉमर्स को जबरदस्त बढ़ावा मिला। तो इन जबरदस्त सिस्टम्स के दम पर मुगल साम्राज्य अपने सुनहरे दौर, अपने गोल्डन एरा में पहुंच गया। ये एक ऐसा इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका था जिसकी दौलत और शान शौकत के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये उस दौर की शानो शौकत की एक झलक है। रेशम के लिबास, बेशकीमती जेवर, दरबार की वो चकाचौंध, ये सब उस जबरदस्त आर्थिक कामयाबी का नतीजा था जिसकी जड़ें खेतों और कारखानों तक फैली हुई थीं। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी दौलत आ कहां से रही थी? तो जवाब है, बंगाल की बारीक मलमल से, गुजरात में बनने वाले बड़े बड़े जहाजों से, और मालाबार के खुशबूदार मसालों से। भारत का सामान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा था, और बदले में सोना और चांदी सचमुच नदियों की तरह भारत की तरफ बहकर आ रहा था। और इतने बड़े ट्रेड को चलाने के लिए उन्होंने एक और कमाल का काम किया। उन्होंने पूरे एम्पायर में सड़कों का एक जाल बिछा दिया, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं, और एक स्टैंडर्ड करेंसी चलाई जो इस इकोनॉमिक बॉडी के लिए खून का काम कर रही थी। इसने देश के कोने कोने को जोड़कर एक बहुत बड़ी यूनिफाइड मार्केट बना दी। लेकिन क्या ये पूरी कहानी सिर्फ बादशाहों और उनकी पॉलिसियों की ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तख्त के पीछे कुछ ऐसी ताकतवर औरतें भी थीं जिनके रोल को अक्सर इतिहास में नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए अब उनकी कहानी भी जानते हैं। ये बात हो रही है महारानी नूरजहां की। उनका रुतबा इतना बड़ा था कि वो असल में एक को-रूलर थीं। मतलब वो शाही फरमान जारी करती थीं, अपने नाम के सिक्के चलवाती थीं, और एम्पायर की डिप्लोमेसी तक तय करती थीं। मुगल दरबार में किसी औरत के लिए इतनी पावर होना, ये एक जबरदस्त मिसाल है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नूरजहां ही थीं। मरियम-उज़-ज़मानी मसालों के ट्रेड के लिए अपना पूरा जहाजी बेड़ा चलाती थीं। जहां आरा बेगम ने तो शाहजहानाबाद के कई हिस्से बनवाए, जिसमें मशहूर चांदनी चौक भी शामिल है।
और ज़ैबुन्निसा, वो तो एक कमाल की शायरा और स्कॉलर थीं। मतलब ये औरतें सिर्फ तमाशा देखने वाली नहीं थीं, ये एम्पायर को बनाने वालों में से थीं। लेकिन कहते हैं ना, हर उरूज को ज़वाल है। मतलब हर बुलंदी के बाद ढलान आती ही है। जो सिस्टम्स मुग़लों को आसमान पर ले गए थे, वही धीरे धीरे उनकी नींव में दरारें डालने लगे। साम्राज्य को फैलाने की जो जिद थी, उसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। औरंगज़ेब के दौर में दक्कन में दशकों तक जो जंग चलती रही, वो एक ऐसे जख्म की तरह बन गई जिससे शाही खजाना लगातार बहता रहा और आखिर में लगभग खाली हो गया। और जब खजाना खाली होने लगा तो दूसरी मुसीबतें भी सिर उठाने लगी। भारी भरकम टैक्स से परेशान किसानों ने बगावत कर दी। करप्शन और एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी ने साम्राज्य को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। और बाहर एक नई ताकत सिर उठा रही थी, यूरोप की ट्रेडिंग कंपनियां, जो धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी। तो आखिर मुगल साम्राज्य का पतन हुआ क्यों? क्या यह एक धीमी गिरावट थी या फिर अचानक से सब ढह गया? इस पर हिस्टोरियंस के बीच आज भी बहस होती है। चलिए कुछ मेन थियरीज पर नजर डालते हैं। कुछ स्कॉलर्स जैसे सतीश चंद्र मानते हैं कि प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल थी। वो जागीरदारी क्राइसिस की बात करते हैं। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां जमीनें यानी जागीरें कम पड़ गईं और उन्हें पाने वाले ज़्यादा हो गए। इससे फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ और बगावतें हुईं। वहीं कुछ दूसरे हिस्टोरियंस मानते हैं कि प्रॉब्लम पर्सनल थी, कि बाद के बादशाहों और उनके अमीरों में वो दमखम और कैरेक्टर नहीं था जो उनके पुरखों में था। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच ही कहीं है। बाबर के एक बड़े ख्वाब से शुरू हुआ ये सफ़र पूरे 300 साल तक चला और इसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और भूगोल पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। आज भी हम उनकी विरासत के बीच ही जी रहे हैं। जब हम ताजमहल को देखते हैं तो हमें उनकी आर्किटेक्चर की बुलंदी दिखाई देती है। जब हम बिरयानी खाते हैं तो हम उनके खान पान का जायका लेते हैं। और जब हम उर्दू के लफ्ज़ बोलते हैं तो उनकी ज़ुबान की मिठास महसूस करते हैं। उनका असर आज भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब बड़ी बड़ी सल्तनतें मिट्टी में मिल जाती हैं तो उनकी विरासत का कौन सा हिस्सा है जो सच में जिंदा रहता है? क्या वो पत्थर और संगमरमर की इमारतों में है, या फिर उन सोच और तहजीब में जो वो अपनी पीछे छोड़ जाते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।